जब भी जीडीपी कैलकुलेट होता है, अब जीडीपी कह रहे हैं तो इसमें सब आ जाएगा, एनएनपी भी आ जाएगा, नेशनल इनकम भी आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम भी, सब कम सेंस वही है। तो दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। अब नॉमिनल और रियल में क्या अंतर होता है, किसी ने पढ़ा है? हाँ देखो, जब अभी हम किसी चीज को करंट प्राइस पर, जब हम जीडीपी को करंट प्राइस मतलब इस साल की जीडीपी इस साल के कीमत पर अगर हम कैलकुलेट करें तो उस जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जब हम किसी भी वस्तु की कीमत को या जीडीपी को हम बेस ईयर से के कीमत पे कैलकुलेट करें। अब बेस ईयर तो आप लोग पिछले कक्षा में इंडेक्स पढ़े होंगे, हाँ, बेस ईयर इंडेक्स, करंट ईयर इंडेक्स। तो जब हम बेस ईयर की प्राइस से कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक। यानी इसे हम कहते हैं एट कांस्टेंट प्राइस, और इसे कहते हैं एट करंट प्राइस। ठीक, तो नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे निकलता है और रियल जीडीपी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी कि हम दोनों जाने? क्या जरूरत है कि हम एक जान रहे थे, जान रहे हैं, खुश हैं कि बहुत जीडीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन रियल जानने की क्या जरूरत है? ऐसे समझो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक व्यक्ति है, उसका सपोज दैट वो 50,000 रुपया महीना कमाता है, और एक दिन गया अपने ऑफिस, तो उसके बॉस ने कहा कि तुम्हारी जो है सैलरी अब 10% बढ़ गई, बढ़ा दिया जाता है। तो खुश होगा कि दुखी होगा? हाँ, खुश होगा। 50,000 का 10% यानी 5,000 हर महीना। तो हो सकता है वो अगले दिन मिठाई लेके आए, ऑफिस में सबको खिलाए, ठीक। अब जब महीने बाद उसको सैलरी मिलती है और वो मार्केट में जाता है उस पैसे को लेके। अब भाई सैलरी किस लिए होता है? खर्च करने के लिए होता है। वो सब अल्टीमेट क्या लेता है? उसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, उससे खरीद रहा है। और वो जब मार्केट में जाता है तो वो देखता है कि जब हमारी सैलरी 50,000 थी, हम जितना का सामान खरीद पा रहे थे, अब 55,000 सैलरी में उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तब उसके ऊपर क्या गुजरेगा? दिखने में तो लगा उसकी कीमत 5,000 बढ़ गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो 55,000 में 50,000 की चीजें नहीं खरीद पा रहा है? क्योंकि जो इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स, वो 20% बढ़ गया। सैलरी कितनी बढ़ी? इनकम 10%, और कीमत कितनी बढ़ गई? 20%। तो रियल में उसकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? घटी। अगर रियल में देखा जाए तो उसकी सैलरी घट गई। तो रियल और नॉमिनल का ये अंतर है। या मान लो ऐसे कि उसकी सैलरी न तो बढ़ रही है और न घट रही है, लेकिन मार्केट में कीमतें घट गई, यानी इंडेक्स जो है, प्राइस इंडेक्स, वो कम हो गया। तो अब क्या है, उसी सैलरी उसे ज्यादा सामान मिलेगा। इसका मतलब दिखने में तो लग रहा है कि सेम सैलरी है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो उसकी सैलरी अब बढ़ गई, क्योंकि इन फार्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस फार्म में अब उसे ज्यादा गुड्स सर्विस मिल रहा है उस सैलरी से, इसे बढ़ा कहा जाएगा ना। मतलब पैसा बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उससे जो हम वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहे हैं वो ज्यादा खरीद पा रहे हैं कि कम खरीद पा रहे हैं। आपका पैसा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पता चला कीमत उससे तेज बढ़ रहा है। तो अब तो नाम का तो दिख रहा है, नॉमिनल तो दिख रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ रही है या देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में, रियल में नहीं बढ़ रहा है। इसलिए रियल जीडीपी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रियल जीडीपी जो है वो वेलफेयर को शो करती है कि जो है लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, जबकि नॉमिनल जीडीपी से ये नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि वो प्राइस बढ़ने को उसमें ले लेता है। तो अगर हम जैसे रियल जीडीपी हमें निकालना हो, तो इसका फार्मूला होगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्राइस, इंटू प्राइस इंडेक्स
डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक, यानी जब भी हमें रियल जीडीपी जानना होगा तो हम नॉमिनल जीडीपी में से प्राइस इंडेक्स से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। और इसी तरह से अगर हमें नॉमिनल जीडीपी जानना हो तो और रियल जीडीपी दिया हो तो अब क्या होगा, यहां डिवाइडेड बाई 100 इंटू प्राइस इंडेक्स। अब नॉमिनल ज्यादा हो तो रियल ज्यादा होगा, डिपेंड कर रहा है प्राइस इंडेक्स क्या है। अगर प्राइस इंडेक्स ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, इसका मतलब नॉमिनल ज्यादा हमेशा दिखेगा रियल से, और प्राइस इंडेक्स 100 से कम है तो रियल ज्यादा होगा नॉमिनल से। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब यही प्राइस इंडेक्स का फार्मूला, प्राइस इंडेक्स इससे निकलता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक, तब आ जाएगा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। तो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों दिया हो तो हम प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो प्राइस इंडेक्स के कारण है, तो प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है। ठीक, तो ये तीन कॉन्सेप्ट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीन चीजें हमें जानना है। और जो अंतिम इस चैप्टर का टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, वेलफेयर को क्या कहेंगे हिंदी में, कुशलता, कुशलता, हाँ लोगों का कल्याण। यानी जीडीपी बढ़ना नॉर्मली क्या माना जाता है, जीडीपी बढ़ेगा तब लोगों का कल्याण बढ़ेगा कि जीडीपी घटेगा तब लोगों का कल्याण बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है किस जीडीपी से, नॉमिनल से कि रियल से। मान लो नॉमिनल जीडीपी खूब बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट उत्पादित होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंट प्राइस से करते हैं। तो सीधी सी बात है, मान लो पिछले साल 100 बाइक बना और पर बाइक 50,000 प्राइस है। ठीक, तो कुल जीडीपी कितना हो जाएगी अगर मैं उसको सिर्फ बाइक लूं तो, हाँ 50,000 है, 50 लाख होगा, चलो 50,000 100, हाँ ठीक, 50 लाख हो गया जीडीपी। अब ये क्या है, पिछले साल, ये पिछले साल की बात है। इस साल भी 100 बाइक बना, लेकिन कीमत क्या हो गई 55,000, बाइक की कीमत क्या हो गई, तो जीडीपी अब क्या हो गया 55 लाख। हाँ, तो क्या हुआ, जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, लेकिन उत्पादन कुछ नहीं बढ़ा। यानी रियल में कुछ नहीं बढ़ा लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई। तो क्या कल्याण वृद्धि होगा, जितना उत्पादन पिछले साल था उतना उत्पादन इस साल हुआ। जब एक्चुअल में रियल में उत्पादन बढ़ता है तब उससे जो वो रियल जीडीपी होता है। तो जब रियल जीडीपी बढ़ता है तो लोगों का वेलफेयर, लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, ये माना जाता है नॉर्मली। लेकिन इसके बाद भी जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो कि वो कल्याण को सही सही नहीं माप पाता, लिमिटेशन। ठीक, अब लिमिटेशन क्या क्या होते हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत हो जाए तब लोगों के कल्याण में, जीडीपी बढ़ने से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। जैसे ऐसे समझ लो कि जो इनकम बढ़ा, जो भी इनकम हुआ
वो ऐसे लोगों को मिल गया जिनके पास पहले से ही इनकम है, और उनके पास गया ही नहीं जो कि गरीब हैं। तो उनके कल्याण में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कमी हुई। कैसे कमी हुई? जब धनी लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो अब ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो कीमतें महंगी होगी, और गरीब लोग जो खरीद पा रहे थे अब वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया इनकम का तो जीडीपी बढ़ने से लोगों के कल्याण में जो है वृद्धि नहीं होगी। ठीक, ये लिमिटेशन है। नॉर्मली क्या होता है, जीडीपी बढ़ना वेलफेयर बढ़ना माना जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया इनकम का तब जो है जीडीपी सही जो है इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं बता पाएगा। दूसरा, कंपोजिशन। ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी कंपोजिशन, अब देखो जीडीपी क्या होता है, पहले तो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तीनों के उत्पादन को हम जीडीपी कहते हैं। अब मान लो इस बार ये कहा जाए कि बहुत उत्पादन हुआ, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस बार विश्व में रिकॉर्ड कर दिया भारत के जीडीपी ने। बहुत ज़्यादा, जितना उत्पादन होगा उसी को मल्टीप्लाई बाई प्राइस करेंगे तभी जीडीपी आएगा। लेकिन अब बाद में पता चला कि यार जीडीपी तो बहुत बड़ा, लेकिन जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं आया। तो जब ध्यान से देखा गया तो क्या हुआ, इस बार रक्षा सामग्री बहुत उत्पादन हुआ, बहुत टैंक बनाया गया, बहुत युद्ध पोत बनाए गए। हाँ, यानी जो भी उत्पादन हुआ कहाँ हुआ, डिफेंस में हुआ। अब डिफेंस तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता हमारे जीवन को, इनडायरेक्टली तो करता है भाई, हमें सुरक्षा देता है। लेकिन उससे अब उत्पादन तो ज़्यादा गेहूं चावल होता तब हमें हमारे लिए लाभदायक था। हाँ, ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता वो हमें डायरेक्ट बेनिफिट देता। लेकिन उत्पादन कहाँ हुआ, जो डायरेक्टली हम आम जनता से रिलेटेड नहीं है, उसके कारण लग तो रहा है कि जीडीपी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई इस साल, लेकिन एक्चुअल में वेलफेयर में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो जब इस तरह से हो, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी गलत हो, तब जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर नहीं बढ़ता। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम, अभी भी देश में बहुत जगह बार्टर सिस्टम है, यानी लोग सामानों से सामान बदल देते हैं या कुछ काम करा के सामान दे देते हैं। तो अब क्या होता है कि इस चीज को जीडीपी में काउंट ही नहीं हो पाता, वो चीज जीडीपी में काउंट हो ही नहीं पाता। तो जीडीपी क्या दिखेगा, अपने से कम लगेगा, और वेलफेयर जो है नॉन मॉनेटरी से हो गया। तो जीडीपी यहाँ पर लोगों के वेलफेयर को सही सही मेजर नहीं कर पाता अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होगा। और ये चौथा जो है ये महत्वपूर्ण है, ये अक्सर आता है क्वेश्चन, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं? ऐसी चीज जो हम न करें और हो जाए हमारे लिए। ये एक्सटर्नलिटीज जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। जैसे मान लो हमने कहीं फ्लैट लिया, घर खरीदा, और हमारा पड़ोसी जो है वो ऐसा है कि वो मतलब बागवानी, फूल पत्तियां, इन सब का बहुत शौकीन है। अब वो चारों तरफ बाग लगाया हुआ है, अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है। इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। अच्छा पड़ोसी मिल गया, अच्छा लोकेशन हो गया, या वहाँ पर मान लो कोई स्कीम आ गई गवर्नमेंट की, कुछ अच्छा चीज़ हो गया, तो हमने तो सिर्फ अपना घर खरीदा था, उतना ही पेमेंट किया था, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिला, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक। दूसरा, अगर हमने घर कहीं खरीदा और बगल में किसी ने ऐसा फैक्ट्री लगा दिया को शोर कर रहा है, कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी वहाँ एयर पोल्यूशन हो रहा है, हाँ, या कोई गार्बेज निकल रहा है, हाँ, या मतलब इस तरह के जो है। अब इसके लिए तो मैंने तो अपना पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पेनाल्टी जो है उसका लगे, उसके ऊपर पेनाल्टी लगे, जिसके कारण मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे वेलफेयर में कमी हो रही है, उसके ऊपर पेनाल्टी लगे और वो पैसा मुझे मिले।
ऐसा नहीं हो रहा है, तब क्या हो रहा है? ये एक्सटर्नलिटीज को हम निगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, यानी जो हम न करें और फिर भी हो रहा हो, उससे हम इफेक्टेड हो रहे हो। तो जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव भी होगा, जो कि हमारे वेलफेयर को बढ़ाएगा, और निगेटिव भी होगा जो हमारे वेलफेयर को घटाएगा, लेकिन उसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारे उससे नहीं होगा। तो ये एक्सटर्नलिटीज अक्सर पूछता है क्वेश्चन। हाँ, तो ये लास्ट टॉपिक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो लिमिटेशन है जीडीपी का: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज। ठीक, हाँ। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली हो, बार्टर सिस्टम। अब क्या होता है, जब भी पैसा ट्रांजैक्शन होता है वो जीडीपी में जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमने सामान से सामान बदल दिया, किसी से काम करवा के उसको कोई सामान दे दिया, तो ये जीडीपी जो है काउंट नहीं हो पाता जीडीपी में। ठीक, हाँ, चावल लेके आइसक्रीम देते हैं, किसी काम करा के उसको देना था, क्योंकि अल्टीमेट तो व्यक्ति को वस्तु और सर्विस ही चाहिए ना, पैसा तो चाहिए नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि आपको पैसा न देके ये वस्तुएं मिलेगी, दी जाएगी, तो हम तब भी पैसा मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि वस्तुएं तो हम अपनी पसंद का लेंगे। लेकिन अगर वो कह दे, सपोज दैट कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्री का मालिक कह दे कि आपको हम पैसा नहीं देंगे, आप जो वस्तु चाहेंगे उस अमाउंट का ले सकते हैं, तो लोगों को लगेगा अल्टीमेट तो हमें वस्तु है, सर्विस चाहिए। अगर वो चीज़ें आप दे रहे हैं तो पैसे की क्या जरूरत है? या जैसे समझ लो क्रेडिट कार्ड हमें सब दे रहा है तो हम पैसा लेके जेब में क्यों घूमें? हाँ, एक तरह से क्रेडिट कार्ड, तो अल्टीमेट तो हमें वस्तु और सेवाएं ही चाहिए। शुरू में यही था, वस्तु और सेवाएं का ही अदला बदली होता था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी। अब भी यही वहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे करेंसी खत्म हो रहा है। हम डायरेक्ट जो है एक क्रेडिट कार्ड टाइप का रहेगा, कुछ क्रेडिट रहेगा, उस क्रेडिट को भुनाएंगे। तो कुल मिलाकर करेंसी जो का सिस्टम खत्म हो रहा है। हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी कि हम एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, दिक्कत होती थी। अब जो है ये सब सुविधाएं हो गई, अब एक वैल्यू रहेगा, उसी से पैसा में कुल मिलाकर यही है कि एक वैल्यू है, एक क्रेडिट है जिसको आप कहीं भुना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है ये चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।